नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कैसे होता है, इनके कार्य क्या होते हैं और ग्राम पंचायत सदस्यों की भूमिका आज दिन पर दिन निरंतर समाप्त क्यों होती जा रही है, क्या कारण है इसका। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप ग्राम प्रधान हैं तब आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर एक सामान्य नागरिक हैं, गाँव में रहते हैं या वार्ड मेंबर हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो शायद आप कहीं नहीं सीखे होंगे या हो सकता है कि भविष्य में आप न जानते, जबकि बहुत ज़रूरी था जानना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं गांव, विलेज। गांव के नीचे ग्राम सभा, ग्राम सभा के नीचे ग्राम पंचायत। अब आपको पहले ये तीनों शब्द में अंतर क्या है पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में ये समझ लीजिए, तब यहीं से बात शुरू होगी कि ग्राम पंचायत में दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होता है प्रधान, जिसे सरपंच बोलते हैं या मुखिया बोलते हैं, और एक होते हैं सदस्य, जिन्हें वार्ड मेंबर या फिर ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। कोई भी जो गांव होता है, उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं, वो चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जो हो, जो भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कुछ भी कोई भी है, वो सब मिला करके क्या बनता है, गांव। यानी कि जहां सभी लोग हों, सभी। यहां उम्र से कोई बाउंडेशन नहीं है, कितने वर्ष। ग्राम सभा का मतलब होता है कि इसी गांव के अंदर जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है और वह वोटर भी हैं। यानी कुछ लोग ऐसा भी होता है कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी वो मतदान नहीं कर सकते, तो वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हैं, भले उनकी उम्र 18 वर्ष है। तो ग्राम सभा का सदस्य का मतलब होता है कि जो वोटर हैं, उस गांव के जितने भी वोटर हैं, उन सभी के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक, और यहाँ गांव में क्या है, वोटर भी हैं, जो नॉन वोटर हैं वो भी। अब इसी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। तो ग्राम पंचायत में, जैसे ग्राम सभा में वोटर की संख्या को ग्राम सभा कहते हैं, वैसे ही ग्राम पंचायत में प्रधान और सदस्यों की संख्या को ग्राम पंचायत कहते हैं। अब ग्राम सभा को आप विधायिका बोल सकते हैं। विधायिका, विधायिका का मतलब होता है विधि बनाने वाली। जैसे कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा क्या करती हैं, विधि बनाती हैं। ठीक उसी तरह से ग्राम सभा एक विधायिका है और ग्राम पंचायत कार्यपालिका है। यानी कि जो विधि बनाई गई है उस विधि को कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसका कार्य ग्राम पंचायत यानी कि प्रधान और सदस्यों का है। ठीक है, अब देखिए, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का स्तरीकरण है वो त्रिस्तरीय है, आप जानते हैं। सबसे ऊपर जिला पंचायत, उसके नीचे क्षेत्र पंचायत और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। जो जिला पंचायत होता है, इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव पहले होता है और सदस्य मिल करके अपने में से ही एक सभासद चुनते हैं या एक मुखिया चुनते हैं या एक अध्यक्ष चुनते हैं। उसी को जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। यानी कि जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और वही सदस्य मिलकर के जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक, क्षेत्र पंचायत में भी यही होता है। पहले सदस्य का चुनाव होता है, जिसे आप बीडीसी बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, क्षेत्र पंचायत सदस्य, उनका चुनाव होता है और जब वो चुन लिए जाते हैं तो वही मिलकर के ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जनता सीधे नहीं करती। लेकिन जो ग्राम पंचायत का है, इसमें पूरे भारत में इसमें 2 तरह के काम होते हैं, यानी कि 2 तरह का सिस्टम है। कुछ जगह पर पहले सदस्य चुने जाते हैं और सदस्य ही मिलकर के मुखिया चुनते हैं, यानी कि मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, सदस्य यानी कि वार्ड मेंबर का ही चुनाव होता है और वही वार्ड मेंबर अपने में से ही मुखिया चुनते हैं। ये वार्ड मेंबर
9 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी, वो जनसंख्या के आधार पे होता है ग्राम सभा की। तो यहाँ पर कुछ राज्यों में मुखिया का चुनाव होता ही नहीं है। ऐसे राज्यों में सबसे नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका पश्चिम बंगाल है कि पश्चिम बंगाल में प्रधान का चुनाव नहीं होता, जनता नहीं करती, बल्कि सदस्य वार्ड मेंबर का ही चुनाव करती है और वार्ड मेंबर ही मुखिया चुनते हैं। जबकि भारत के अधिकांश राज्यों में, जैसे कि स्पेशल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो यहाँ मुखिया यानी कि प्रधान और सदस्य दोनों साथ में चुने जाते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि प्रधान चुन लिया जाता है, लेकिन सदस्य का चुनाव बाद में होता है। ठीक है। अब यहां पर जहां पर पहले सदस्य का चुनाव होता है और सदस्य ही मुखिया चुनते हैं, वहां पे सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका है, मुखिया से बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो अपना मुखिया बदल सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। वहां कोई समस्या नहीं है। समस्या वहां है जहां पर मुखिया और सदस्य दोनों का चुनाव होता है, वो भी जनता करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहां पर सदस्यों का जो महत्व है वो नगण्य हो गया है। मुखिया यानी कि प्रधान ही सर्वोपरि है, जो प्रधान चाहेगा वही होगा। यहां सदस्यों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अब आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं। 2015 के पंचायती चुनाव में उत्तर प्रदेश में टोटल वार्ड मेंबर का जो पद था वो 7,40,000 था। समझिए, 7,40,000 वार्ड मेंबर थे। लगभग 57,000 ग्राम सभा यानी कि 57,000 प्रधान और 7,40,000 के आसपास वार्ड मेंबर। 3,25,000 निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई ग्राम सभा है तो उसमें हर लगभग 25 से 30 परिवार पर एक वार्ड मेंबर बनाया जाता है, आमतौर पे 30 परिवार पर। तो उस 30 परिवार यानी कि एक मोहल्ला मान लीजिए, तो उस मोहल्ले में जो व्यक्ति खड़ा हो गया उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो जब उसके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ तो जो पहले खड़ा हुआ था अब उसका चुनाव क्यों होगा? चुनाव तो कम से कम 2 लोगों के बीच में होता है, तो उसको निर्विरोध ही चुन लिया गया। तो 7,40,000 में 3,25,000 लोगों को निर्विरोध चुना गया और 1,35,000 पद खाली रह गए, यानी कि न चुनाव हुआ उनका और न ही वो निर्विरोध चुने गए, बल्कि 1,35,000 ग्राम पंचायत के सदस्य चुने ही नहीं गए, पहुंचे ही नहीं। तो अब इनको जोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा उनका चुनाव हुआ था। तो अब आप समझिए कि अगर इतना पद खाली रह रहा है और इतने लोगों का निर्विरोध चुनाव हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वार्ड मेंबर बनने के लिए लोगों में रुचि ही नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि ऐसी व्यवस्था बना दी गई, संविधान के थ्रू नहीं। संविधान में तो क्या व्यवस्था है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको सुनकर के इतना आश्चर्य होगा कि इतनी व्यवस्था है, इतना बढ़िया, इतना अधिकार है वार्ड मेंबर का, फिर भी एकदम उल्टा हो रहा है। तो संविधान की बात मत करिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि संविधान में इसका क्या वर्णन है। लेकिन ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि उसमें लोगों को ये लगता है कि अगर हम वार्ड मेंबर बन भी जाएंगे तो हम करेंगे क्या। दूसरा, जो वार्ड मेंबर बनना चाहता है या है भी, उसको अपने अधिकारों को बिल्कुल पता ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि हमारे ग्राम सभा में जो 29 विषय हैं वो कौन कौन से हैं, और जो पंचायत समितियां हैं 6 वो कौन हैं, और हम किस पंचायत समिति के सदस्य हैं। एक सर्वे में ये आया था कि जो ग्राम सभा में पंचायत समितियां होती हैं 6 ठो, उनमें 95% वार्ड मेंबरों को ये पता ही नहीं था कि वो किस समिति के सदस्य हैं। तो जब उनको पता ही नहीं है वो किस समिति के सदस्य हैं, तो वो काम क्या करेंगे, है ना। तो जागरूकता की कमी, उनको ज्ञान की कमी है, उनको पता ही नहीं है, और दूसरा सिस्टम भी ऐसा बना दिया गया है। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूं कि ये जो वार्ड मेंबर होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है और इनके कार्य क्या क्या हैं, इनके कार्य संविधान में क्या दिए गए हैं। जब आप ये पूरा समझ लेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वार्ड मेंबर का पद कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 में, आर्टिकल 243 में कुल 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय।
किसके लिए दिए गए हैं? ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए। यानी कि एक गांव में 29 प्रकार के कार्य होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब इन 29 विषय में 29 विषय को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 6 भागों में बांटा गया है और इन 6 भागों को समितियां बोलते हैं, यानी कि समिति। यानी कितनी समिति होती है एक ग्राम सभा में? 6 समिति होती है। तो सबसे पहले जब ग्राम पंचायत का गठन होता है तो ये वर्णन किया गया है संविधान में कि 2/3 सदस्य चुने जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में 12 वार्ड मेंबर हैं, मान लीजिए 12 वार्ड मेंबर हैं, तो उस 12 में कम से कम 8 लोगों का चुनाव होना चाहिए। चुनाव का मतलब या तो निर्विरोध चुन लिए जाए या फिर चुनाव हो, यानी 8 लोगों का पद भरा जाना चाहिए। जब 8 लोगों का पद यानी कि 2/3 पद भर जाएगा तभी माना जाएगा कि वास्तव में उस ग्राम पंचायत का गठन अब हुआ है। अगर 2/3 से कम है तो गठन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि 2/3 से कम पर भी कर दिया जाता है, लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं है। तो जब एक ग्राम पंचायत का गठन हो गया, ग्राम पंचायत के सदस्यों ने मिलकर के मुखिया को चुन लिया, या फिर जिस राज्य में मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव साथ में हो गया, पूरी पंचायत का गठन हो गया, तो अब उसके बाद इन 29 विषयों को जो ग्राम पंचायत के लिए करना है उन्हें 6 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें 6 समितियां कहते हैं। ठीक है, और इन 6 समितियों में हर समिति में 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? हर समिति में 6 लोग। अब ऐसे जोड़ा जाएगा तो 36 लोग हो जाएंगे, जबकि वार्ड मेंबर 8 या 12 या 15 ही है। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि एक वार्ड मेंबर कम से कम 3 समितियों का सदस्य होगा। जैसे मान लीजिए राहुल नाम का व्यक्ति वार्ड मेंबर है, तो वो समिति पहली, दूसरी, तीसरी या पहली, दूसरी, चौथी का सदस्य है। यानी एक व्यक्ति 3 समितियों का सदस्य है, तो इस तरह से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए इन समितियों के नाम क्या है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप जिस गांव में रहते हैं, अगर उस गांव के प्रधान बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और उस वार्ड मेंबर भी बहुत पढ़े लिखे जागरूक हैं, तभी शायद इन 6 समितियों का नाम बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो पहले आप देखिए कि ये 6 समितियां कौन कौन सी हैं। देखिए हमने समितियों को 2 तरफ लिखा है, यानी कि पहला भाग कह सकते हैं, दूसरा भाग। इन समितियों को 2 रूपों में बांटा गया है। जो इधर मैंने पहला और दूसरा लिखा है, विकास समिति और प्रशासनिक समिति, इन दोनों समितियों का अध्यक्ष उस गांव का प्रधान होता है या मुखिया होता है। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों समितियों का अध्यक्ष कौन है? प्रधान है। बाकी ये जो 4 समितियां हैं, निर्माण समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, इन चारों समितियों का जो अध्यक्ष होता है वह वार्ड मेंबर ही होता है। ठीक है, पंचायत सदस्य ही इसका सभासद या अध्यक्ष होता है। अब कौन होगा उसमें से? जो ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जिसको वो लोग चाहेंगे, तो उनमें से निर्माण समिति, शिक्षा समिति, ये चारों समितियों का अध्यक्ष प्रधान नहीं होता, बल्कि वार्ड मेंबर ही होते हैं। और सबसे खास बात कि इन चारों समितियों का सदस्य प्रधान हो ही नहीं सकता। प्रधान केवल इन 2 समितियों का सदस्य होता है और इन्हीं का अध्यक्ष भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है निर्माण समिति, जो गांव में खड़ंजा कहाँ बनेगा, नाली कहाँ बनेगी, इसका जो निर्णय लेता है वो निर्माण समिति निर्णय लेती है। और इस निर्माण समिति में कितने लोग होते हैं? 6। हर समिति में 6 लोग होते हैं। अब शिक्षा समिति, शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष कौन होता है? कोई वार्ड मेंबर होता है, और इस शिक्षा समिति में एक सचिव भी होते हैं, और ये जो सचिव होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं। मतलब उस गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसके जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, वो उस गांव के शिक्षा समिति के सचिव होते हैं। अध्यक्ष वार्ड मेंबर। अब उस गांव में शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं बनानी है, इस समिति में 6 लोग होंगे जो वो बैठ करके बनाएंगे। अब देखिए हर गांव में इस समय पंचायत भवन बन रहा है। उसका उद्देश्य यही है
कि वहाँ पे मीटिंगें होंगी, बैठकें होंगी। हर समिति की, संविधान में वर्णन है कि हर समिति की बैठक 1 महीने में कम से कम 1 बार जरूर होनी चाहिए। 1 से अधिक बार करें अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 बार जरूर करें और उसमें कम से कम 4 लोग उपस्थित रहें। 6 में 4 जरूर उपस्थित रहें। यानी कि निर्माण समिति के अलग मीटिंग होगी, शिक्षा समिति की अलग मीटिंग होगी। ये अपने अपने विषय, जो कि 29 विषय हैं, उनमें से जो विषय शिक्षा समिति का है वो शिक्षा समिति निर्णय लेगी। उसके बाद पूरे पंचायत से उसे पास करवाएगी, ग्राम सभा से पास करवाएगी, तब वो योजना राज्य या केंद्र के पास जाएगी, फिर वहाँ से मंजूर होकर के वापस आएगी। इसी तरह से स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, तो इसका भी वार्ड मेंबर अध्यक्ष होता है और इसमें उस गांव की जो आशा है वो भी इसकी सदस्य होती है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की। जल प्रबंधन समिति, आप समझते हैं कि जल का प्रबंध कैसे किया जाए, खेतों में कैसे सिंचाई हो, नाली का किस तरह से उसके बनाया जाए, ये सब पूरा वर्णन, घर घर नल कैसे लगवाया जाए, ये सब पूरी व्यवस्था जल प्रबंधन समिति के लोग करते हैं। फिर आता है विकास समिति। विकास समिति में इसका अध्यक्ष प्रधान होता है और इस समिति में एक व्यक्ति SC का होना चाहिए, एक व्यक्ति ST का, एक व्यक्ति OBC का और एक महिला होनी चाहिए, बाकी 2 सदस्य जनरल के। ये नियम है संविधान में कि विकास समिति में इतने लोग कंपलसरी हैं, होने ही चाहिए। अब मान लीजिए कि प्रधान ST है तो वो तो है ही सदस्य, अच्छी बात है, तब ST अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तब इतना रखना पड़ेगा। और ये विकास समिति सबसे बड़ी समिति होती है कि विकास कैसे किया जाए गांव का। जो नई योजनाएं गांव के लिए आती हैं वो इसी समिति के लोग विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम विकास समिति रखा गया है। प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति इसलिए बनाई गई है ताकि उस गांव में जो राशन का वितरण है, कोटे से जो राशन का वितरण होता है वो सही से हो पाए, किसी को कम किसी को ज़्यादा न मिले। तो स्पेशल राशन की दुकानों पर ये प्रशासन किया जाता है प्रशासनिक समिति के माध्यम से, और इसका भी अध्यक्ष प्रधान होता है। पशुपालन से जितने भी कार्य हैं कृषि के, पशुपालन के, वो विकास समिति देखती है। तो आपने देखा कि ये जो 6 समितियां हैं इनका कितना महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन क्या किसी को पता है? अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इतने अधिकार तो प्रधान के पास नहीं हैं जितने अधिकार वार्ड मेंबर के पास हैं, तो इनकी भूमिका इतनी कम क्यों इतनी अरुचि है इस पद से, क्यों इस पद का महत्व कम होता जा रहा है? तो मैंने बताया ना कि जहाँ पर पहले सदस्यों का चुनाव होता है, सदस्य अध्यक्ष चुनते हैं, वहाँ पे महत्व इनका है। जहाँ पर अध्यक्ष यानी कि प्रधान का भी चुनाव हो और वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है, वहाँ वार्ड मेंबर की भूमिका कम है। अब देखिए, इसका रीज़न ये है कि भारत में जितनी भी योजनाएं बनती हैं ना, वो केंद्र या राज्य से बनती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि गांव में इंदिरा आवास, जिसे अब प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना देनी है, तो ये पूरी योजना केंद्र से बन गई। उस गांव में सोलर लाइट लगवानी है, खेल का मैदान बनवाना है, पंचायत भवन बनवाना है, कुछ भी करना है, पूरी योजना ऊपर से बन करके आती है। और जो गांव का प्रधान होता है वो प्रधान नहीं बल्कि वो ठेकेदार का रोल करता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट कराए गांव में, उसका कुछ अपने से वो दिमाग ही न लगाए, कुछ राय ही न दे, सरकार की पूरी योजनाओं को एक ठेकेदारी के तौर पे वो काम करवाए। तो इससे सरकार को भी आराम है। सरकार को आराम ये है कि जो वो चाहती है वही होता है, इसलिए वो खुद ध्यान नहीं दे रही है कि वार्ड मेंबरों को आगे बढ़ना चाहिए। अब इसकी विपरीत जो संविधान में वर्णन है, अगर ये हो कि नहीं, योजना ऊपर से नहीं बनेगी, योजना नीचे से बनेगी। नीचे से का मतलब कि जो ये पंचायत समिति के सदस्य चुने गए हैं, ये बैठ करके मीटिंग करें कि हमारे गांव में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में उस गांव की कमी को जानते हैं। वहाँ बैठे सांसद विधायक नहीं जानते, उस गांव के रहने वाले लोग जो चुने गए हैं वो जानते हैं। इसलिए वो योजना बनाएं और उस योजना को राज्य या केंद्र स्तर पर भेजें और फिर वाजिब रूप में हो। अब ऐसा नहीं कि हमारे गांव में एयरपोर्ट ही बने, ऐसा नहीं, जो उचित हो, जो ज़रूरत हो, जो और दूसरे गांव में हुआ हो या होने की संभावना है, वो योजना बनाएं और केंद्र के पास भेजें।
ऐसा नियम होना चाहिए। अब अगर ऐसा नियम होता तो जरूर इनकी भूमिका आगे बढ़ती। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये संविधान में भी वर्णन है कि एक जो वार्ड मेंबर होता है ना, उसके महत्वपूर्ण अधिकार क्या हैं। सबसे पहली जो अधिकार है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि वो व्यक्ति एक नेता होता है। भारत में सबसे ऊंचे पद का चुनाव राष्ट्रपति का है, वो अप्रत्यक्ष होता है। और भारत में सबसे छोटा चुनाव वार्ड मेंबर का है। वार्ड मेंबर से छोटा कोई भी चुनाव भारत में नहीं है। तो एक नेता बनने की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होती है कहां से? वार्ड मेंबर से। ये आप कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति पढ़ने जाता है तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ता है? ABCD पढ़ता है। ठीक उसी तरह से एक नेता का गुण विकसित होता है जब वह एक वार्ड मेंबर का चुनाव जीतता है, क्योंकि वह वार्ड मेंबर का चुनाव तभी जीतेगा जब उसके आसपास, उसके मोहल्ले के लोग उसको पसंद करेंगे। तो एक नेता बनने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है वार्ड मेंबर से, क्योंकि भारत का सबसे छोटा चुनाव है वार्ड मेंबर। दूसरा कि वह पंचायत का सदस्य होता है। जब पंचायत का सदस्य होता है यानी वह गांव की कार्यपालिका का सदस्य है, तो उस गांव में जिस समिति का वो सदस्य है, पंचायत समिति में जिस समिति का वो सदस्य है, उसको अधिकार है कि वो उन विषयों के लिए एक योजना बनाए, एक प्लान बनाए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। वो इसकी उम्र इसीलिए 21 वर्ष रखी गई है। वार्ड मेंबर का भी सदस्य बनने की उम्र 21 वर्ष है। 21 वर्ष से नीचे चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, प्रधान के लिए भी यही है। तो वो खुद मतलब अपना दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके, जो उसको ज्ञान अर्जित है उसका इस्तेमाल करके वह अपने विकास कैसे किया जाए इसके लिए योजना बनाता है, जो कि सबसे शुरुआती है। तो नेता तो है, उसके अलावा वो एक कार्यपालिका का सदस्य भी है। और तीसरा अधिकार ये है कि अगर वह अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष का मतलब यहाँ पर किसी समिति का अध्यक्ष या किसी समिति का जो सबसे प्रमुख होता है, विभागाध्यक्ष बोल सकते हैं। तो अगर वह विभागाध्यक्ष हो गया अपने विभाग का, तो उसकी जो भूमिका है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। उसको ये अधिकार मिल जाता है कि हमारे अंडर में यानी हमारे नीचे 5 लोग कार्य कर रहे हैं, मैं उनका सीनियर हूँ। तो एक सबसे छोटे नेता की शुरुआत हुई, सदस्य है कार्यपालिका का और विभाग का अध्यक्ष है, जिससे उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता है। तो ये वार्ड मेंबर के सबसे प्रमुख अधिकार हैं, इन्हें हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इतनी अरुचि क्यों है? अगर इसी में मैं एक बात और जोड़ूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है या सदस्यों का चुनाव होता है, तो उसके बाद उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए फार्म भरता है तो पढ़ा लिखा तो होता ही है, लेकिन जब वो जिस पोस्ट पर जाता है उसके लिए बाकायदा उसकी 6 महीने की या 1 साल की ट्रेनिंग होती है। IAS का भी जब व्यक्ति पद पाता है तो उसके लिए साल भर ट्रेनिंग होती है, पूरा भारत भ्रमण होता है। सोचिए, इतना पढ़ लिख कर के व्यक्ति ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी पे जाता है। तो यहाँ तो ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कोई इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। यहाँ तक ये भी नहीं कहा गया है कि कितना पढ़े हों, ये बिल्कुल भी ना पढ़े हों तब भी चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, क्राइम न किए हों, ऐसा थोड़ा सा देखा जाता है, बस हो गया। शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। तो जब शिक्षा बिल्कुल नहीं देखी जाती तो ये मान लीजिए कि वो बिल्कुल अशिक्षित होंगे, या जो पढ़े भी होंगे वो किसी किताब में तो पढ़े नहीं हैं, स्पेशल इसका कोचिंग तो वो किए नहीं हैं। तो इनको तो ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए ना, जो नौकरी में व्यक्ति जाते हैं उनसे ज़्यादा इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन इनको बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसलिए ये अपने अधिकारों को ही नहीं जानते और अब इनके कार्य क्या हैं ये भी नहीं जानते। हाँ, कॉपी में लिखा जाता है, रजिस्टर में जरूर लिखा जाता है सब कुछ। जब एक ग्राम पंचायत का गठन होता है तो मान लीजिए प्रधान भी कुछ नहीं जानता, वार्ड मेंबर भी कुछ नहीं जानता, तो आप जानते हैं ना कि उस गांव में एक सरकारी नौकर होता है, ग्राम विकास अधिकारी, वो पढ़ा लिखा होता है, उसको सब पता होता है, ये पूरा प्लान हो जानता है, पूरे ग्राम पंचायत का कार्य किस तरह से होता है उसको सब पता होता है, क्योंकि वो सरकारी पद पर है, वो पढ़ा है। तो वो पूरा रजिस्टर मेंटेन करवाता है, सारी समितियों को बनाएगा, किसको किस में रखा है, प्रधान जी से थोड़ी सी राय लेकर के कर देगा, सारा रजिस्टर मेंटेन करेगा वो। तो रजिस्टर मेंटेन होता है संविधान के थ्रू, मैंने संविधान में वर्णन है इसलिए दिखाने के लिए, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है कि वो किस मेंबर किस समिति का सदस्य है, उसके क्या अधिकार हैं, उसको क्या करना चाहिए।
इनको मासिक भत्ता भी नहीं मिलता है, यानी सरकार इनको कुछ भी नहीं देती है। हो सकता है कुछ राज्यों में देती हो, उत्तर प्रदेश में स्पेशल तो इनको कुछ भी नहीं मिलता। कुछ जगह अफवाह थी कि 500 रुपये महीने मिलता है मासिक भत्ता, लेकिन हमने जब ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे गांव के प्रधानों से मिलकर कॉल किया, पूछा कि क्या आपके यहाँ वार्ड मेंबरों को पैसा मिलता है, तो किसी ने नहीं कहा कि मिलता है। मैं कम से कम 20 प्रधान से कांटेक्ट किया, तो इनको कोई भी पारिश्रमिक भी नहीं मिलती है और कुछ इनको पता भी नहीं है, इसलिए यह पद एकदम अरुचिकर हो गया है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि ग्राम पंचायत का जब गठन होता है तो उस गठन में एक प्रधान होता है और सदस्य होते हैं। सदस्यों से मिलकर के 6 समितियां बनाई जाती हैं। वही समितियां अपने अपने विषय का योजना बना करके केंद्र या राज्य के पास भेजती हैं और वहां से फिर इस योजना को यही पंचायत समितियां ही क्रियान्वित करवाती हैं, यही मॉनिटरिंग करती हैं। और 4 समितियों के अध्यक्ष प्रधान होते ही नहीं हैं, इसलिए प्रधान कोई गड़बड़ घोटाला न कर सकें, इसलिए संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अब दुर्भाग्य है कि इसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। यदि इसका ठीक से क्रियान्वयन हो तो वास्तव में हमारे देश का विकास हो जाएगा, क्योंकि देश के 70% से ज़्यादा लोग अभी भी गांव में रहते हैं। तो गांव का विकास मतलब देश का विकास। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। कौन सी पॉइंट आपको समझ में नहीं आई या क्या आप और जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा। वैसे मैं इस सीरीज़ में कम से कम 15-20 वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आगे अगला वीडियो हमारा होगा कि बीडीसी का चुनाव कैसे होता है, उनके अधिकार क्या होते हैं, फिर जिला पंचायत के बारे में बताऊँगा, फिर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी। इस सीरीज़ में मैं पूरा आपको कंफर्म कर दूंगा कि गांव के लिए जो प्रशासनिक कार्य होता है वो किस तरह से होता है।